हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकंड केस। पहले केस में वो अपने बिल को रिटेन कर रहा था अपने पास और उसका हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा। आज हम सेकंड केस में देखेंगे कि अगर ड्रॉर बिल को डिस्काउंट करवा लेता है बैंक से, तब वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा और ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। क्योंकि बैंक की बुक्स को हम मेंटेन नहीं करते, तो बैंक खुद मेंटेन करेगा, तो बैंक की हमने एंट्री नहीं करनी। हमें ड्रॉई की बुक्स की को देखना है और ड्रॉर की बुक्स को देखना है। तो शुरू करते हैं। बैंक डिस्काउंटिंग मतलब होता है, डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि बैंक बिल को एनकैश करवा लेना बैंक से। मतलब कि सप्लायर को अब उसकी ड्यू डेट से पहले उसको पेमेंट चाहिए अपने बिल की, तो इस केस में वो क्या करेगा, अपनी पेमेंट वो बैंक से ले लेगा और इसके लिए बैंक उससे कुछ डिस्काउंट चार्जेस भी कट करेगा, क्योंकि उसे वो पेमेंट थोड़े दिन के बाद मिलेगी, तो उस टाइम का थोड़ा सा इंटरेस्ट हो ही जाता है। तो अब हम इसमें से पढ़ के देखते हैं। If the holder of a bill needs money before the date of maturity, he can discount the bill with the bank in order to obtain cash for it. Discounting means encashing the bill before the date of the maturity or borrowing from the bank ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द बिल। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि एनकैश करवा लेना बिल को बैंक से। एनकैश का मतलब होता है कि कैश में कन्वर्ट करवा लेना बिल को बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी डेट आने से पहले। मान लेते हैं कि मेच्योरिटी डेट 4 महीने बाद आनी थी, लेकिन सप्लायर को 3 महीने पहले ही उसकी नीड होगी, तब फिर उसको 3 महीने का डिस्काउंट चार्ज भी देना पड़ेगा और 3 महीने से पहले उसको कैश में भी कन्वर्ट करवा सकता है वो अपने बिल को। फिर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द बिल, यानी बिल को एक तरह से सिक्योरिटी पे रख के और उसने अपनी पेमेंट ले ली। फिर बता रखा है कि बैंक डिडक्ट्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ द बिल, कि जो बिल की जो फेस वैल्यू होती है ना, उसके ऊपर एक सर्टेन लिमिट का, सर्टेन अमाउंट का अपना एक डिस्काउंट चार्ज कर लेता है। फॉर एग्जांपल 5%, 10%, तो इस तरह से वो अपना डिस्काउंट चार्ज कर देता है। लेकिन डिस्काउंट वो सिर्फ उतने टाइम के लिए चार्ज करता है जितने टाइम बाद उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी है। मान लेते हैं कि बिल 4 महीने पहले ड्रॉ किया गया था, लेकिन उसके 1 महीने बाद, जस्ट उसके 1 महीने बाद ही ड्रॉर को उस अमाउंट की नीड होगी, उस पेमेंट की नीड होगी, तो उसने अपने बिल को एनकैश करवा लिया बैंक से। तो जब एनकैश करवा लिया बैंक से, तो बैंक ने डिस्काउंट चार्ज किया और वो भी सिर्फ 3 महीने का, मान लेते 5%। तो वो जो टोटल अमाउंट होगी बिल की उसके मल्टीप्लाई में वो 5/100 करेगा उस परसेंट को सोल्व करने के लिए, और मल्टीप्लाई में वो 3/12 करेगा, क्योंकि उसे 3 महीने का डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हम इसका डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। बस आपको इसमें सिर्फ इतना ही याद करने की ज़रूरत है, ये निशान लगा रखे, सिर्फ इतना याद करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मान लेते 2 नंबर में, 4 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसकी इतनी तो डेफिनेशन लिखो और इसका ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखो। आपकी मार्क्स 4 मार्क्स तो कहीं जाने की नहीं, अगर आप इतना कंटेंट लिखते हो वो भी ढंग से। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ इसी के अंदर क्लियर हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बता रखा है कि अगर एक्स डिस्काउंट, अब हम पढ़ेंगे ड्रॉर की बुक्स में और ड्रॉई की बुक्स में। पहले है अगर एक्स डिस्काउंट करवा ले बिल को बैंक से। अब जो ट्रांजेक्शन है ना, वो देखो किसके बीच चल रही है। अब ड्रॉर और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन चल रही है कि ड्रॉर गया बिल लेके बैंक के पास और करवाया, एनकैश करवाया और पेमेंट अपने घर पे ले आया, बस। और यहाँ पर ड्रॉई इंक्लूड हुआ नहीं हुआ, तो वो अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। जहाँ तक सवाल है ड्रॉर की बुक्स में, ड्रॉर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब उसने यहाँ पर बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बैंक डेबिट करने का मतलब है, ऐसे नहीं कि बैंक रिसीवर हो गया, गिवर हो गया, ये कोई रूल नहीं लगा इधर। बैंक का मतलब है कि उसके पास कैश आ गया, किसी ना किसी तरह से बस कैश आ ही गया, बिल को एनकैश करवाया, बस उसके पास कैश आ गया, इसलिए उसने बैंक को डेबिट किया। अब जो कि उसने डिस्काउंटिंग चार्जेस फुलफिल किए हैं, तो वो उसके लिए खर्चा है, इसलिए उसने उसको भी डेबिट किया। क्योंकि एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, और इनकम्स एंड गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं।
डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। वही बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल तो अब बचा ही नहीं, उसकी जगह उसके पास अमाउंट आ गया, तो उसके अकाउंट को क्लोज करने के लिए, उस डेबिट अमाउंट को मारने के लिए उसने क्रेडिट किया बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट को। आगे बता रखा है कि when y pays the amount। अब जब जो y है, यानी जो ड्रॉई है, ड्रॉई अगर पेमेंट कर देता है, ड्रॉई पेमेंट कर देता है, अब ड्रोर जो है, ड्रोर को तो अपनी पेमेंट मिल गई, यानी ड्रोर ऐसे नहीं कि ड्रोर दोबारा ड्रॉई के पास जाएगा, अमाउंट कलेक्ट करेगा, फिर बैंक को दे के आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सारा कुछ पता चल जाता है ड्रॉई को, बस ड्रॉई अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करता। अब उसे पता है ड्रॉई को कि मुझे बैंक को देने पड़ेंगे, क्योंकि बिल डिस्काउंट करवा रखा है ड्रोर ने। तो यहाँ पर ड्रोर कोई इन्वॉल्व नहीं होता इस ट्रांजैक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉई पेमेंट कर रहा है किसको, बैंक को, क्योंकि बैंक के पास है बिल रिसीवेबल। लास्ट में पेमेंट उसी को मिलती है जिसके पास बिल रिसीवेबल होता है। ठीक है, तो अब ड्रॉर अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा, लेकिन ड्रॉई तो करेगा। ड्रॉई अपनी बुक्स में एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसने कैश दे दिया, उसके पास से कैश चला गया, तो बैंक को क्रेडिट करेगा। और बिल्स पेबल को डेबिट इसलिए किया क्योंकि जो क्रेडिट अमाउंट है उसको मारने के लिए उसे डेबिट किया, ताकि वो अमाउंट क्लोज हो जाए। तो यही है गाइज इस टॉपिक में। अगली वीडियोज़ में हम अपना जो एंडोस्ड वाला टॉपिक है और नेगोशिएशन वाला टॉपिक है वो कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।